तो ये था कि एक तरीका हम एक यानी कांस्टेंट वेरिएबल हम कैसे क्रिएट करेंगे। अब दूसरा तरीका मैंने कल आपको बताया कि दूसरा तरीका कैसे होता है कि हम एक मैक्रो बनाएंगे यूजिंग क्या करके, हैश डिफाइन करके हम यही वेरिएबल क्रिएट करेंगे, एक कांस्टेंट वेरिएबल। और फिर देखेंगे कि क्या हम इस वेरिएबल को, अब इसका कंटेंट जो है या इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, क्या वो वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं या नहीं। दूसरा तरीका ये होता है। और यहाँ पे जो मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड दिया था, ये कहाँ पे मैंने लिखा कल, विद इन द मेन फंक्शन। अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, ये मेन फंक्शन के अंदर हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हमें कभी ऐसी कोई कंडीशन आ रही है या कुछ ऐसा बता रहे नहीं आप इसको ग्लोबल डिक्लेयर करो, तो हम क्या करेंगे, इसको हैश डिफाइन करके कांस्टेंट बनाएंगे। देखो अब हैश डिफाइन करके हम कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, उसका सिंटैक्स कैसे। तो यहाँ पे ये एरर दिखाएगा, क्यों, क्योंकि हम इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब दूसरा तरीका कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करने का ये है कि हम, और वो जो तरीका है उसको हम मैक्रो डेफिनेशन बताते हैं या हैश डिफाइन। वो कब होता है, वो मेन से पहले लिखना होता है। वो कैसे होता है, उसका सिंटेक्स ऐसे होता है, हैश फिर लिखना है डिफाइन करके, फिर देना है वेरिएबल का नाम, हमने क्या लिया था पाई, और साथ में स्पेस करके वैल्यू देना है, दैट इज 3.14। इसके आगे टर्मिनेटर कुछ भी नहीं डालना है। बस ये होता है तरीका, हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल को यानी कि कांस्टेंट वेरिएबल इस तरीके से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे ग्लोबल, मतलब ये जितनी भी फंक्शंस हम आगे इसके अंदर यूज़ करेंगे सब के लिए अवेलेबल है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करके मैं यहाँ पे दूंगा परसेंट, ये क्योंकि फ्लोट वैल्यू तो मैं परसेंट एफ करूँगा और यहाँ पे दूंगा अब वेरिएबल नाम क्या मैं दूंगा यहाँ पे, पाई। हाँ क्योंकि वो ऊपर ग्लोबल है तो वो सब के लिए अवेलेबल है। मैं लिखता हूँ पाई। अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, दैट इज 3.14 ये 4 टाइम्स 0। क्यों 4 टाइम्स 0 आता है, क्योंकि ये फ्लोट में हमने इसको ये किया, प्रिंट करवाया, सिक्स तो फ्लोटिंग इसलिए हाँ, वैल्यूज। क्योंकि 6 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आ जाएंगे। ये होता है एक तरीका। अगर मैं इसके आगे यहाँ पे, ये तो हमने ऊपर कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ था, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या हम कांस्टेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, नहीं, तो ये एरर देना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे अब इस वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहूँ, पाई इज इक्वल यहाँ पे करता हूँ और इसको देता हूँ कुछ 3.19 करके। अब मैं कहता हूँ कि आप मुझे प्रिंट करके दे दो पाई का वैल्यू। अगर मैं इसको रन करूँगा, देखो ये फिर से एरर दे एरर। रहा है। सर। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे देखो एल वैल्यू रिक्वायर्ड लेफ्ट, और एक सेकंड, हाँ ये ठीक, ये हमें यहाँ पे एरर फिर से दे रहा है कि हम इसको यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं नहीं कर असाइन कर सकते। सकते, क्योंकि ये कांस्टेंट वेरिएबल है। कॉन्स्टेंट सर। तो हमने इसको कांस्टेंट डिक्लेयर किया, तो इसके अंदर हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो ये होता है कि दो तरीकों से हम कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। एक होता है कि हम सीधे यहाँ पे कॉन्स्ट करके हम फिर डेटा टाइप देंगे और उसके बाद हम वेरिएबल नेम देंगे लाइक वेरिएबल दिस, और उसके बाद कोई वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू। यस सर। अब देखो, अब आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या हम हर किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं, नहीं। जो आपको लगे कि नहीं, इस मतलब कोई वेरिएबल आप चाहो कि ये वेरिएबल मुझे अक्रॉस दी टोटल जितना भी प्रोग्राम, यानी कि अक्रॉस द कंप्लीट प्रोग्राम मुझे ये चाहिए कि ये वाला वैल्यू चेंज ना हो, तो उस वक्त हम क्या करेंगे उस वेरिएबल को, ताकि इसको इसकी कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट ना पड़े, इसकी कैलकुलेशन हमें चेंज ना हो, या हम ये चाहेंगे कि इसका वैल्यू चेंज ना हो, तो हम सीधे उस वेरिएबल को क्या करेंगे, डिक्लेयर कांस्टेंट। अब दो तरीके मैंने दिखाए कॉन्स्टेंट। कॉन्स्ट, हाँ दो तरीके दिखाए मैंने। या तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, या तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे, या हम हैश डिफाइन करके ये लिखेंगे। वेरीफाई। हैश डिफाइन का तरीका ये आप याद रखना कैसे लिखते हैं, हैश डिफाइन फिर पाए यानी वेरिएबल का नाम और साथ में इस इक्वल टू कुछ नहीं डालना है इसमें, सीधे लिखना है ऐसे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिक्लेयर एक कांस्टेंट वेरिएबल को, और ये होता है ग्लोबल वेरिएबल। अगर हम हैश डिफाइन करके करेंगे कोई वेरिएबल डिक्लेयर, तो वो कहाँ पे करना है, मेन से पहले। लेकिन अगर हम कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करना चाहेंगे यूजिंग कांस्ट कीवर्ड, तो वो हम कहाँ पे करेंगे, मेन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर। तो ये होता है कि हम यहाँ पे कांस्ट और
हैश डिफाइन करके कैसे हम यूज़ करेंगे। कल मैंने दिखाया था कि ये प्रोग्राम की वेरिएबल ऐसी एंटिटी है जो चेंज होती है। उसका जो मैंने कल ये दिखाया था कि लाइक अगर मैं यहाँ पे अब ये हैश डिफाइन को मैं हटाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई इंटीजर वेरिएबल अगर डिक्लेयर किया इंट x इज इक्वल टू 100, फिर मैं करता हूँ ऐसे, वो मैंने कल भी दिखाया था। अगर मैं करूँगा x इज इक्वल टू 200, फिर डालूंगा x इज इक्वल टू -1, फिर डालता हूँ x इज इक्वल टू -101। अगर मैं यहाँ पे अब प्रिंट एफ करूँगा और यहाँ पे इसका %d डालता हूँ, %d, और यहाँ पे लिखता हूँ अब वेरिएबल का नाम x, तो अब आप मुझे बताएं यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा। -101। हाँ, क्योंकि जो भी आपका लास्ट वो उसी, देखो यहाँ पे टोटल हमने एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है x, और जब मैं बार बार x को, इसका मतलब मैं बार बार इसका जो कंटेंट है जो पहली बार डाला था 100, वो मैं अब बार बार फिर डालता हूँ 200, यानी उसको रिप्लेस करता है अब 200। जो अब लास्ट में इस x में हमने डाला वही आपका आउटपुट आ जाएगा। लेट्स देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखो -101 यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे हमने x को एज ए वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो x ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम हम कहीं पे भी इस x का वैल्यू चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज दी वेरिएबल। ठीक। और एक चीज़ मैंने कहा था आपको, अब वेरिएबल के अंदर जो हम वैल्यू पुट करते हैं उसको क्या कहते हैं, लिटरल। यहाँ पे कल दिखाया था मैंने कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हम पुट करते हैं उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लिटरल वैल्यू। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इंट है, इंट इज द डेटा टाइप, एक्स इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, और लिटरल क्या है यहाँ पे 100। मैंने कहा ये जो लिटरल, देखो लिटरल क्या होता है, जो वेरिएबल के अंदर जो आप वैल्यू पुट करोगे उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, दिस इज द लिटरल। और साथ में मैंने दूसरी चीज ये बताई थी, लिटरल जो होता है, लिटरल वो खुद क्या होता है, कांस्टेंट, खुद एज ए वैल्यू वो कांस्टेंट होता है। क्यों, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता यहाँ पे, नो मैटर कि मैंने x के अंदर 100 डाला, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूँ कि मैं ऐसा लिखूँ 100, अब लिखूँगा 100 की जगह अब 200 डाल दो, ये कोई मीनिंग ही नहीं। अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। देखो यहाँ पे देखो अब एरर क्या है इसका, देखो एल वैल्यू रिक्वायर लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट, ये बताता है कि या इसका कोई यहाँ पे लेफ्ट ऑपरेंड जो होना चाहिए वो एक वेरिएबल का नाम होना चाहिए, लेकिन आप कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हो तो हम कांस्टेंट के अंदर और एक कांस्टेंट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। देखो कांस्टेंट वो एक ऐसी ही एंटिटी है जो चेंज नहीं होगी। अगर मैं अब कांस्टेंट के अंदर दूसरा कांस्टेंट डाल रहा हूँ तो वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वैल्यू इटसेल्फ क्या होता है, कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द लिटरल। और एक चीज़ मैंने कहाँ पे, अगर यहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि लिटरल क्या होता है कि जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं किसको, वेरिएबल को, वो वैल्यू क्या होता है, उस वैल्यू को हम कहते हैं दिस इज दी लिटरल वैल्यू, या लिटरल हम उसको कहते हैं। और अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ कैर करके, कैर ए मैंने नाम दिया, और अब इस ए के अंदर या मैं कुछ ऐसे नाम दूंगा इज इक्वल, और फिर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन करूंगा ए। अब यहाँ पे जो ए है, ए क्या है, लिटरल वैल्यू। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि इस ए को, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, लिटरल है, हम ए इज इक्वल टू बी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो वैल्यूज है ये क्या है, कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट है, यहाँ पे अब बी भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम कांस्टेंट असाइन नहीं कर सकते। ये देखो फिर से एरर आ रहा है, ये नहीं मानेगा। क्यों, क्योंकि आप कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट असाइन कर रहे हो। तो इन वैल्यूज को, जो भी वेरिएबल के अंदर आप कोई वैल्यू पुट करते हो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लिटरल। और लिटरल खुद इटसेल्फ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हाँ, ये याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे मैंने और एक चीज बताया था आपको, लिटरल मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट एफ, फिर डालता हूँ यहाँ पे कोई मैसेज पॉपुलेट करता हूँ और लिखता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड।
मैंने कहा कि यहाँ पे हमने कौन इस फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे एज एक वैल्यू असाइन किया। ये भी है ना, ये डबल कोट्स में, इसको हम अभी स्ट्रिंग, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा स्ट्रिंग होता क्या है। यहाँ पे हमने इसको डबल कोट्स कर दिया, यानी कि इस प्रिंटफ फंक्शन को हमने कोई वैल्यू असाइन किया। मैंने कहा कि ये भी होता है, इसको भी हम क्या कहते हैं, दिस इज दी लिटरल, इसको भी हम क्या कहते हैं, लिटरल वैल्यू। अगर मैं अब रन करूँगा तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ जाएगा, दैट इज हेलो वर्ल्ड। मैंने कहा कि हम लिटरल्स को भी चेंज नहीं कर सकते, ऐसे हम वेरिएबल को चेंज कर सकते। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा फिर से प्रिंट एफ और डाल दूंगा यहाँ पे लाइक मैं यहाँ पे लिखूँगा लर्निंग सी करके मैं एक मैसेज देता हूँ। अगर हम नॉर्मल केस में ये देखेंगे, नहीं आपने पहले प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड किया था, फिर हम कर रहे हैं प्रिंट एफ लर्निंग सी, तो हेलो वर्ल्ड रिप्लेस होना चाहिए था लर्निंग सी से। लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, ये भी डिस्प्ले करवाएगा और ये वाला वैल्यू भी डिस्प्ले करवाएगा। देखो अगर मैं इसको रन करता, एक सेकंड, PRI उल्टा हो गया, NTF प्रिंट एफ। अगर मैं इसको अब रन करता हूं तो देखो ये दोनों आउटपुट देगा, देखो हेलो वर्ल्ड भी दिखा रहा है और लर्निंग सी भी दिखा रहा है। तो इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द लिटरल वैल्यूज। और जो लिटरल होता है ये कांस्टेंट होता है। अब ये तीनों डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई कि कांस्टेंट क्यों हम यूज करते हैं, वेरिएबल किस चीज के लिए हमें यूज करना होता है और क्यों यूज करना होता है, और लिटरल किस चीज को कहते हैं, और लिटरल इटसेल्फ क्या होता है, कांस्टेंट। ये मेन जो अगर आप मोटी मोटी डेफिनेशन याद रखोगे ना, ये आपके लिए काफ़ी है, और इसी बेसिस पे आप अपने कॉन्सेप्ट को फिर आगे बिल्डअप कर सकते हो। तो ये था कि आपकी सिलेबस में जो टॉपिक था कि डेटा टाइप्स, वो हमने पढ़े थे ऑलरेडी, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड लिटरल्स। अब इसके बाद इन्होंने एरेज आपको यूनिट 3 में अलग से पढ़ना है, वो मैं यहाँ पे उसका ये नहीं लूँगा। हम यहाँ पे अब उठाएंगे ऑपरेटर्स इन सी। अब सी में हम ऑपरेटर कौन कौन सा यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ ऑपरेटर्स इन सी। देखो ये चीज़ें जो मैंने की ना, इनको आप अपने इस पे मतलब यहाँ पे कंपाइलर पे भी रन कर लेना कि आप बनाना लिटरल वैल्यू, वो कांस्टेंट करके क्रिएट करना, वेरिएबल देखना, वो सारी चीज़ें जब आप इसको रिवाइज करना, नो मैटर कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको आउट, लेकिन आप खुद करो इनको और फिर मुझे दिखाना स्क्रीनशॉट में कि आउटपुट क्या आ रहा है, एरर कहाँ पे आ रहा है, ये मुझे फिर दिखा देना, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, ताकि आपको ये पता चले कि हम अगर प्रोग्राम लिखते हैं, लिखते क्या है। यहाँ पे अगर आप कल को देखो, कल आप बड़ा कोई प्रोग्राम बनाओगे, फिर वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, फिर वहाँ पे एरर फाइंड करना है, डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ ऑपरेटर्स इन सी। अब सी में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग। पहला जो ग्रुप है ऑपरेटर्स का सी प्रोग्रामिंग में, वो आते हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब अगर आप देखोगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से, नंबर 1 पहला जो अर्थमेटिक ऑपरेटर हम मोस्ट बेसिस पे यूज़ करते हैं जो हमारे पास है, दैट इज़ प्लस। ये हमारे लिए एक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मॉड्यूलस है, ये सारी इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेशन। और इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, ऑपरेटर्स, जिनको हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पे हमारे पास प्लस है, माइनस है, और एक सेकंड माइनस है, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, यहाँ पे हमारे पास इसको एस्ट्रिक भी कहते हैं, इस स्टार को, या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी इसको कहते हैं। और हमारे पास है लाइक डिवीजन ऑपरेटर है, हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर है। ये सारे इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर दी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अलावा हमारे पास 2 और ऑपरेटर्स हैं जो रिलेटेड टू दिस, उनको हम अलग कैटेगराइज भी करते हैं, लेकिन वो इसी के रिलेटेड है। हम लिखते हैं ऐसे प्लस प्लस करके, या लिखते हैं ऐसे माइनस माइनस करके। ये भी 2 ऑपरेटर्स, ये एक्चुअल में अलग इनका नाम हम दे रहे हैं, इनका नाम हम असल में दे रहे हैं। ये 2 जो हैं इनको हम अक्सर कहते हैं, या इसमें कहते हैं दीज आर दी यूनरी ऑपरेटर्स। इन 2 का नाम हम देते हैं, दीज आर यूनरी ऑपरेटर्स। हाँ, यूनरी ऑपरेटर्स।
अब हम एक एक करके इन ऑपरेटर्स को देखेंगे, इनका काम क्या है यूजिंग प्रोग्रामिंग। अब हमें पता है प्लस ऑपरेटर जो है ये किसके लिए हमें यूज़ होगा, लाइक ये जो हमारे पास प्लस ऑपरेटर है ये किसके लिए यूज़ होगा, एडिशन के लिए। एडिशन कितनी भी क्वांटिटीज़ आपको ऐड करना होगा तो आप प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। फिर जो दूसरा है दैट इज़ कॉल्ड एज माइनस या सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, तो वो किसके लिए, हमें सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, उसके बाद हमारे पास है डिवीजन ऑपरेटर, उसके बाद हमारे पास है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास जो हम जिनको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे और इन दो यूनरी ऑपरेटर्स पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं या कुछ एक प्रोग्राम बनाते हैं। पहले हम यूज़ करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस ऑपरेटर। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, अगर मैं देखो, अगर मैं यहाँ पे इंट x इज इक्वल टू 100, ये क्या मैंने किया, डिक्लेयर किया और साथ में इसको इनिशलाइज भी किया। दो चीज़ें होती है, डिक्लेरेशन और अगर मैं इतना ही लिखूँगा खाली, मैं ऐसे करूँगा इंट और फिर डाल दूंगा इतना x, ये खाली हुआ डिक्लेरेशन। अगर मैं देखो, अगर मैं आपसे कहूँगा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट f करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ परसेंट d, फिर करता हूँ वैल्यू x, आप मुझे बता आउटपुट क्या आएगा अभी? कुछ नहीं हाँ, क्या आ जाएगा आउटपुट? सर, कुछ नहीं आएगा, कुछ जीरो। नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको रन करूँगा ना, देखो, हाँ, तो यहाँ पे आ रहा है मुझे जीरो वैल्यू, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ डाला ही नहीं। लेकिन ये हमेशा आपको कुछ नहीं मतलब नहीं देगा, कभी का मैं कुछ और, एक सेकंड, मैं एक्स एक वेरिएबल बनाता हूँ, लाइक वाई एक वेरिएबल बनाता हूँ और इस वाई को यहाँ पे अगर मैं अब वाई को डिस्प्ले करवाता हूँ तो हाँ ये ज़ीरो दे रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये हर बार ज़ीरो दे। अगर आप खाली डिक्लेरेशन करते हो, कभी कभार ये आपको कोई ऐसा वैल्यू भी रिटर्न करके देगा जो जिसको हम क्या कहते हैं, जंक वैल्यूज़ मेमोरी से रिटर्न करता है। अगर आपने इस x के अंदर कुछ भी नहीं डाला, यहाँ पे देखो मैंने परसेंट d किया और लिखा यहाँ पे x, ये अभी मुझे ज़ीरो दे रहा है, लेकिन ये ऑलवेज आपको ज़ीरो वैल्यू नहीं देगा क्योंकि हमने कुछ असाइन ही नहीं किया। तो कभी कभार ये ऐसे वैल्यूज़ लाता है, कहाँ से, मेमोरी से, जो इस x के अंदर, यहाँ पे एक मेमोरी लोकेशन इसने x डिक्लेयर की, कभी कभार ऐसा कोई वैल्यू आता है जो हमने डाला ही नहीं होता। वो क्या होता है कि वो होता है जंक वैल्यू, जिनको हम कहते हैं कि हमें पता नहीं, या कुछ ऐसे वैल्यूज़ जो गार्बेज वैल्यूज़ उनको भी कहते हैं, या हम उनको जंक वैल्यूज़ कहते हैं। वो मेमोरी से कुछ भी लेकर आता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो, अगर मैं यहाँ पे, वो मैं अलग से दिखाऊंगा, अगर फिर हम x तो यहाँ पे डिक्लेयर किया, फिर यहाँ पे मैंने कुछ इंट y डिक्लेयर किया और फिर y इज इक्वल टू 100 लिखा। कभी कभार अगर मैं फिर यहाँ पे x प्लस वाई करके रिटर्न करूँगा ना, तो ये कभी कभार कुछ ऐसा वैल्यू रिटर्न करता है जो मतलब बराबर नहीं होता है, जो हमें चाहिए होता है वो उसके बराबर नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या मैंने, देखो मैंने क्या दिया था, y में दिया था 100, x में कुछ नहीं डाला था। अगर x में 0 होता तो मुझे आउटपुट क्या आना चाहिए था, 100 ही, 100। लेकिन देखो आ क्या रहा है आउटपुट, 16। तो ये 16 कहाँ से आ गया? तो ये देखो, अगर आप वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, ये मेमोरी से खुद ही कुछ ऐसा वैल्यू लाएगा जिससे कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। अब वो खुद ही इसने 16 लाया, ये कौन सा वाला वैल्यू है, इसको हम कहते हैं गार्बेज वैल्यू, या इसको हम कहते हैं जंक वैल्यू, ये याद रख लेना। इसीलिए ज़रूरी है अगर आप कैलकुलेशन के लिए कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो, अगर आपने उसमें कुछ नहीं डालना है तो पहले उसके अंदर क्या इनिशियलाइज करके रखो, ज़ीरो। देखो मैंने यहाँ पे x में कुछ नहीं डाला, तो x प्लस वाई इज इक्वल 100 प्लस 0 इज इक्वल 100। तो इसको अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी नहीं पता कि मेरी कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, देखो अभी 100 ही आउटपुट आ रहा है ना, ठीक आउटपुट आ रहा है। इससे पहले क्या आ रहा था, अगर मैंने यहाँ पे x को यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करता तो फिर मैं इसको ऑपरेटर से ऐड करवाता तो देखो ये 16 लाता है, लेकिन वो हमने डाला ही नहीं। तो जब भी आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो और आपको ये अभी पता नहीं इसमें मुझे वैल्यू कौन सा डालना है, तो आप सीधे उसके अंदर क्या डाल के रखो,
आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? यस यस सर। सर। हाँ, तो देखो आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप यस देखो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने दो नंबर्स को, आपको ये कहा गया है कि दो नंबर्स को ऐड करो। दिस इज द नम वन एक नंबर है और नम टू दूसरा नंबर है, इन दो को आपने ऐड करना है। लेकिन आपको ये भी कहा गया कि नम टू के अंदर अभी वैल्यू है लाइक 100, लेकिन नम वन के अंदर आपको पता ही नहीं नम वन के अंदर क्या डालना है, यानी कि मेरा जो फर्स्ट वाला ऑपरेंड है इसमें मुझे वैल्यू क्या है। लेकिन आपसे कहा गया है कि आप ऐड करके रखो, यानी कि आप नम वन करके फिर प्लस नम टू कर दो, ठीक। तो यहाँ पे कुछ आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस प्रोग्रामिंग में, तो इसके लिए आपने एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा नम वन, और नम टू ठीक आपने है। दूसरा इंटीजर वैल्यू डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर उनकी कैलकुलेशन सेव करने के लिए नम वन प्लस नम टू कर रहे हो। लेकिन यस सर। हमने देखा कि ये एरर देता है। एरर एक्चुअल में वो सिंटेक्स एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि लॉजिक हमारा गलत है, हमारा जो कैलकुलेशन वो गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? जब हमने नम वन के अंदर कुछ डाला, ये खुद से ही कोई वैल्यू उठा कर लाता है, गार्बेज वैल्यू, और उसको नम टू के साथ क्या करता है, ऐड। कभी कभार हमारी कैलकुलेशन ऐसी होती है कि आपको कुछ मिनट बाद वहाँ से वैल्यू आएगा, उसको आप ऐड कर दो। तब तक आप क्या करके रखो, इस नम वन के अंदर क्या डाल के रखो, जीरो। 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 क्यों? जीरो ऐड करने से आपकी कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं नहीं। पड़ेगा, मत पड़ेगा। यहाँ पे नम वन प्लस यस नम सर। टू वो तो 100 ही आएगा। लेकिन यस अगर यस आप सर। इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करके नहीं रखते हो तो प्रॉब्लम आता है, ये कोई गार्बेज वैल्यू लेकर आता है। लेकिन ये हर केस में नहीं कर सकते। अगर आप मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे आप जीरो इनिशियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे वैल्यू को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। जीरो। हाँ, वो जीरो। अभी उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो आगे देखेंगे, डिपेंड्स अपॉन दी कैलकुलेशन के किस टाइप की है। तो यहाँ पे मैं ये समझाने के लिए कह रहा था कि जब भी आप कोई वेरिएबल अगर आपको लगेगा कि ऑपरेशन के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करना है, तो आप क्या करो, उसको इनिशियलाइज करो और साथ में उसको क्या कर दो, जीरो इसको डिक्लेयर जीरो कर है। दो। क्यों? यस अगर सर। आपके पास कोई वैल्यू नहीं है तब इनिशियलाइज कर दो उसको जीरो, ताकि आपकी कैलकुलेशन पे इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि यहाँ से एक्स के लिए कोई खुद से वेरिएबल, सॉरी, कोई खुद से ही कोई वैल्यू ला रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, गार्बेज वैल्यू, या हम उसको कहते हैं जंक वैल्यू। ये याद रख लेना। इन वैल्यूज़ को जो हम खुद से, जो हम वो वैल्यूज़ जो हम खुद नहीं देते, यानी कि वो वाले वैल्यूज़ जो हम खुद से इनिशियलाइज नहीं करते हैं, उन वाले वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, जो मेमोरी से लाता है, या तो हम उनको कहते हैं गार्बेज वैल्यूज़, या हम उनको कहते हैं जंक वैल्यूज़, क्योंकि उनका कोई यूज़ ही नहीं होता है। जंक वैल्यूज़ वो मेमोरी से लाता है। वो मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंसेप्ट पढ़ा, उससे कहा था शायद, अगर आपको याद हो एक दिन, मेमोरी से कुछ डिलीट नहीं होता है। एक्चुअली मेमोरी में कोई प्रीवियस कैलकुलेशन का वैल्यू होगा, ये वहीं उठा कर लाएगा। तो वो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वो उसका कोई यूज़ नहीं, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, गार्बेज वैल्यूज़ या जंक वैल्यूज़। तो ये याद रख लेना। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर हम पहला वाला ऑपरेटर पढ़ रहे थे, दैट इज एडिशन ऑपरेटर, यानी कि एडिंग टू नंबर्स। ये तो पहले दिन मैंने दिखाया था कि हाउ टू ऐड टू नंबर्स। यहाँ पे दो तरीकों से मैं कर सकता हूँ। या तो मैं क्या करूँगा, इंट एक्स, देखो मुझे ऐड करना है, या तो मैं करूँगा इंट एक्स लिखूँगा, फिर ऐसे करके इंट वाई लिखूँगा, फिर और एक बना दूंगा इंट जेड, यानी कि यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। फिर x इज इक्वल टू मैं करता हूँ 100, लाइक y इज इक्वल टू, फिर डाल दूंगा इसमें 200, फिर z में डाल दूंगा x प्लस y करके। ये एक तरीका होता है कि अब मुझे रिटर्न जो मेरा रिजल्ट है वो किस वाले वेरिएबल में सेव है, z वाले वेरिएबल में। जेड में। हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके बाद मैं प्रिंट एफ यूज़ कर सकता हूँ और प्रिंट करवाऊँगा किसको, %d, z को। तो ये होता है एक तरीका। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा जो आउटपुट आएगा दैट इज़ 300, वो यहाँ पे आ रहा है। ये एक Yes, sir. तरीका होता है। दूसरा तरीका, मैं इसी एडिशन ऑफ टू नंबर्स कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं यही वाला प्रोग्राम फिर से करता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे मैं हटाता हूँ। मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, इंट x y z। इसका मतलब भी वही हुआ कि हमने तीन वेरिएबल अब एक ही लाइन में डिक्लेयर किए। फिर मैं करूँगा x इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू लाइक 200, फिर सॉरी z इज इक्वल टू
एक्स x plus प्लस y वाई। ये भी तरीका वही है, फिर से मैं प्रिंट एफ करवाऊंगा जेड को, प्रिंट एफ। ये याद रख लेना। अब फिर देखो, अक्सर फिर लड़के कन्फ्यूज, सर आपने पहले उस तरीके से किया था, अब क्या ये किया था, क्या वो एडिशन ठीक है या एडिशन गलत। ठीक, तो यहाँ पे मैं इसको अब रिटर्न करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी वैल्यू मेरा 300 ही आएगा। ये दूसरा तरीका है कि हम दो नंबर उसको ऐड कैसे कर सकते हैं। और एक तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम यही डिक्लेरेशन में करूँगा ऐसे इंट, और साथ में डालूंगा x इज इक्वल टू 100, फिर कामा करूँगा y इज इक्वल टू 200। ये भी वही हुआ, मैंने डिक्लेयर भी किया और इनिशियलाइज भी किया साथ में, कामा करके z इज इक्वल टू, यही एक ही लाइन में सारा कुछ करूँगा x प्लस वाई। तो ऐसे करके भी मैं अगर यहाँ पे प्रिंट है परसेंटेज z करूँगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए 300। देखो यहाँ पे भी वही आउटपुट आ जाएगा, देखो 300। ये मल्टीपल तरीके। देखो अब इससे क्या होगा कि आपकी जो कोडिंग है ना, वो मतलब आपका जो कोड है वो कम आ रहा है। अभी मैंने मल्टीपल लाइन्स में लिखा था तो मुझे मल्टीपल लाइन्स में कोड बनाना पड़ रहा था, अब मैं सीधे यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, है ना। तो ये भी देखो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पहले वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो दो नंबर उसको। मैं और एक तरीका दिखाऊंगा अभी आपको कि नो मैटर कि मैंने यहाँ पे x और y के अंदर क्या डाला, दो वैल्यूज। मैं जिस तरीके से भी मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ प्लस प्रिंट वाई एफ परसेंट डी, और यहाँ पे एक्स लिख प्लस सकता हूँ सीधे x प्लस वाई। वाई। यस सर। हाँ, अगर मैं ये वाला रन करूँगा ये भी मुझे वही करेक्ट आउटपुट देगा, दैट इज 300। ये होता है कि आप एडिंग टू नंबर्स यूजिंग कौन सा वाला ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर। अब क्या प्लस प्लस ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है हमारे पास, क्या वो दो ही इन ऑपरेंड्स को ऐड कर सकता है? नहीं, हम नो कितने भी, सर। हाँ कितने भी आपके पास ऑपरेंड्स होंगे उन सभी को क्या कर सकते हैं, ऐड। लाइक मैं कहूँगा ऐसे करके, मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने दो ही डाले थे, मैं ऐसे करके एक्स वाई, अब मैं जेड डालूंगा लाइक से फॉर एग्जांपल 300, फिर मैं एम डाल दूँ लाइक 700, फिर मैं ऐसे भी इसको कर सकता हूँ रिटर्न एक्स एक्स प्लस प्लस वाई वाई प्लस प्लस जेड प्लस जेड प्लस एम करके। देखो ये भी मुझे ऐसे करके जितने भी मैं चाहूँगा उतने वैल्यूज दे सकता हूँ और नंबर उसको। अब देखो यहाँ पे 1300 आ रहा है। तो ये होता है तरीका, दैट हाउ यू आर गोइंग टू यूज दी अर्थमेटिक ऑपरेटर, एंड दैट टू कौन सा वाला, प्लस ऑपरेटर। ये डिपेंड करता है फिर आप कैलकुलेशन कैसी होगी। माइनस के लिए आप मल्टीपल माइनसेस नहीं ले सकते हो, क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर नेगेटिव वैल्यू आ सकता है ना, जो मैथमेटिक्स में हम करते हैं। तो ये था कि हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में से कौन सा वाला, दैट इज प्लस ऑपरेटर। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे छोड़ो, मैं दो ही वैल्यूज को करता हूँ। देखो अब यहाँ पे एक्स और वाई को यहाँ पे, अगर मैं चाहूँ कि मैंने कौन सा वाला यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ किया, मैं यहाँ पे आउटपुट और ले सकता हूँ, मैं अब माइनस ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ। देखो कैसे, मैं सीधे लिखूँगा परसेंट डी करके, और मैंने यहाँ पे अभी क्या किया था, एक्स प्लस वाई, वो आ गया 200 प्लस 100, ये वाला दैट इज 300। मैं कर सकता हूँ वाई माइनस एक्स दूसरा, तो दूसरा वाला वैल्यू क्या आ जाना चाहिए मुझे, 100, क्योंकि 200 माइनस 100 इज इक्वल 100। देखो आपके पास अब दो आउटपुट आ जाएंगे, पहले वाले का प्लस का और दूसरे वाले का दैट इज माइनस। देखो यहाँ पे मैं अगर रन करता हूँ, देखो पहले का 300 आ रहा है और दूसरे का 100 आ रहा है। तो ऐसे करके, अब अगर मुझे तीसरा दैट इज थर्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करूंगा, दैट इज कौन सा वाला, मल्टीप्लिकेशन, मैं करूंगा इसी तरीके से प्रिंट एफ करके, मैं दूंगा यहाँ पे परसेंट डी करके, और यहाँ पे दूंगा अब एक्स मल्टीप्लाई बाई, ये एस्ट्रिक ऑपरेटर जो स्टार ऑपरेटर, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आएगा दैट इज 2000, देखो सॉरी 20,000, दैट इज 200 प्लस, हाँ देखो अब पहले वाले का 100, दूसरे वाले 300, दूसरे वाले का 100 और 200। यहाँ पे मैं अभी एक चीज़ देखो, ये एक ही लाइन में आता है ना आउटपुट, तो हमें लगता है कि ये परेशानी उठती है कि ये एक ही लाइन में, हमें समझ नहीं आता है किस वाले का कौन सा है ना। तो Yes, sir. इसके लिए एक तरीका होता है कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला प्रिंट एफ एक लाइन में आ जाए, ये वाला प्रिंट एफ दूसरी लाइन में आ जाए, ये वाला प्रिंट एफ तीसरी लाइन में आ जाए। तो इसके लिए हम एक यूज ऑपरेटर करेंगे यहाँ पे, बाद में परसेंट डी के बाद में विद इन द टू कोड्स हम डालेंगे ये वाला बैक स्लैश और फिर डालेंगे एन। इसका मतलब जब आप ये वाला आउटपुट आओगे तो यहाँ पे इसके बाद क्या देना, ये आउटपुट निकालोगे फिर लाइन डाल देना। अब यहाँ पे भी मैं डालता हूँ ऐसे स्लैश एन,
यहाँ पे भी डालता हूँ /n। बस ये खाली किसके लिए होता है कि जब भी आपका आउटपुट आ जाना चाहिए वो दूसरी लाइन में आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं रन करता हूँ और देखो यहाँ पे आप देखो पहले का दिखा रहा है 100 300, फिर दूसरी लाइन में आ रहा है 100 और फिर तीसरी लाइन में आ रहा है दैट इज 20,000। तो ये इसका मतलब ये है कि पहले इस लाइन का आउटपुट निकालो और फिर उसके बाद लाइन डाल देना। तो पॉइंटर जो जाएगा वो दूसरी लाइन पे जाएगा। फिर इसका आउटपुट जब निकालोगे तो /n आउटपुट निकालने के बाद लाइन डाल देना, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो ऐसे करके हमें 3 आउटपुट्स लिए। वो किसके लिए? एडिशन, ये था मल्टीप्लिकेशन और ये था सब्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे और एक ऑपरेटर जो है हमारे पास दैट इज डिवीजन ऑपरेटर। तो मैं वो करता, ये खाली इतना ही, इसमें कुछ वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है। %d करके मैं यहाँ पे /n डाल देता। अगर आपको नई लाइन डालनी है ना तो हम क्या डाल देंगे, %d के बाद /n डालेंगे तो ये लास्ट में लाइन डालेगा, पहले आउटपुट निकालेगा फिर लाइन डालेगा। अगर मैं यहाँ पे आप /n करूँगा ये पहले लाइन डालेगा फिर आउटपुट निकालेगा फिर दूसरी लाइन डालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे डिवाइड करना है। मैं 100 से 200 को डिवाइड करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ y डिवाइड बाई x करता हूँ। यहाँ पे y डिवीजन ऑपरेटर डिवाइड बाई x, तो ये मुझे 2 यहाँ पे रिटर्न करके देगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो 2 मुझे आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे ऐड किया, यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मैंने डिवाइड किया यूजिंग ऑपरेटर्स, मल्टीपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बाद और एक ऑपरेटर है जिसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें क्या रिटर्न करके देता है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझे बताएं, मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया 10 और उसको डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, डिवीजन ऑपरेटर कहाँ पे, यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ 5 से। आप मुझे आउटपुट बताएं क्या आ सकता है। 2 सर। हाँ, आउटपुट आ जाएगा 2। इसी तरीके से हम और एक चीज़ करते हैं, डिवाइड। अगर मैं यही 10 लूँगा फिर करूँगा डिवाइड उसको, मॉड्यूलस उसको मॉड करता हूँ इसको और फिर लिखता हूँ 5। यहाँ पे आप मुझे बताएं आउटपुट क्या आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 0। देखो क्यों, हमारे पास जो डिवीजन है, जो हम डिवाइड करते हैं, हमारे पास डिवीजन जो है एज ए डिवीजन ऑपरेशन, हमें पता है डिवीजन करने के लिए जब हम करते हैं हमारे पास कुछ एंटिटीज होती है। नंबर 1 एक होता है हमारे पास डिवाइजर होता है ना, और एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। और जो हमारे जो आउटपुट आता है, जो हमें रिजल्ट आता है, या तो हमें निकलता है क्वोशंट, है ना, या हमारे पास आउटपुट आता है रिमाइंडर, है ना। मतलब जो भी आप ऑपरेशन, अगर आपने डिवीजन ऑपरेशन करना है तो हमें डिवाइजर को, डिविडेंड को डिवाइजर से हम करेंगे। यहाँ पे डिविडेंड कौन सा है, दैट इज 10, डिवाइजर है 5, तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है दैट इज 2। 2 कौन सा वाला है, दैट इज क्वोशंट, है ना। अगर मैं करूँगा 5, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे मैं डालता हूँ, यहाँ पे है मेरा लाइक 10 है एज अ वैल्यू, यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 5। अगर मैं करूँगा कैलकुलेट करने के लिए 5 यहाँ पे डाल दूंगा 2, 5 2 इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरा वैल्यू दैट इज 10। तो आउटपुट क्या निकलेगा, लास्ट में हमें जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 0 आएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे अभी डिवाइड किया तो आउटपुट क्या आ गया 2। तो इसका मतलब अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ ना, डिवाइड के वक्त आपका जो आउटपुट आ रहा है स्क्रीन पे वो कौन सा वाला वैल्यू आ रहा है, क्वोशंट, वो आपका क्वोशंट आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड की जगह अब मॉड्यूलस करता हूँ, printf, और यही लिखता हूँ मैं अभी का जो जिस तरीके से मैंने लिखा था, यही %d करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ /n और यहाँ पे देता हूँ y, फिर देता हूँ %, जो मॉड्यूलस जिसको ऑपरेटर कहते हैं, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं, और डाल देता हूँ x। तो आपके हिसाब से क्या आना चाहिए था, y मॉड्यूलस x दैट इज 2 आना, देखना। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो आउटपुट आ जाएगा दैट इज 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 0। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप क्या मॉड्यूलस करते हो
तो मॉड्यूलस से आपके पास कौन सा वाला आता है, रिमाइंडर, ये याद रख लेना। अगर आपने मॉड करना है, मॉड ये वाला ऑपरेटर यूज कर रहे हो कैलकुलेशन के लिए, ये आपको डिवाइड ही कर रहे हैं, लेकिन डिवाइड में से कौन सा वाला रिजल्ट आपको निकाल कर देगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर। अगर आप ये वाला डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हो, ये भी डिवाइड करेगा, लेकिन ये आपको कौन सा वाला रिटर्न करके देगा, कोशंट। क्वोशंट। ये हम कल जब इवन ऑड वाला प्रोग्राम करेंगे वहां पे आप देखोगे कि कोशंट की कितनी अहमियत है और रिमाइंडर की कितनी अहमियत है। वहां पे आप क्या आप परसेंट वाला ऑपरेटर यूज करोगे या डिवीजन वाला ऑपरेटर यूज करोगे। जो आपका डिवीजन ऑपरेटर है ये क्या रिटर्न करता है, आपका कोशंट। और जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ये जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है ये आपको रिटर्न कर देता है रिमाइंडर। ये हमने देखा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ 100, 200 डिवाइड बाई 100, तो मुझे 2 आना चाहिए था, लेकिन इसने 0 कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, दैट इज रिमाइंडर। तो यहाँ पे ये वाला डिवीजन जब मैंने किया था तो रिजल्ट क्या आ रहा था, कोशंट। तो ये है जो जिनको हम कहते हैं बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो हम यूज़ कर रहे हैं किसमें, सी प्रोग्रामिंग में। मैं आपको ये कोड भी सेंड करता हूँ, वो यूनरी ऑपरेटर में कल सिखाता हूँ उसका पर्पस क्या होता है और क्यों हम यूनरी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। ये मैं आपको सेंड करता हूँ और साथ में ये स्क्रीनशॉट भी आपको सेंड करता हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि वहाँ से सबा मैडम की मैसेज आ रही है। ठीक है, ओके सर। ओके हाँ सर। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।